Welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म में पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज तीनों ही एग्जाम में, चारों एग्जाम में सबसे ज्यादा होती है। आप जरा बात समझें, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में ऐसी क्या खास बात है। देखिए, जो मुगल्स का एरा या पीरियड में कहूं शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था बाबर के टाइम से, और सबसे बड़ा एक्सपेंशन जाके खत्म हुआ औरंगजेब की। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये देखिए, ये मुगल एम्पायर है। आप देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान से लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक लगभग इन्होंने पूरा का पूरा राज कर रखा था। बट जैसी औरंगजेब की डेथ होती है, ये एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब वीक होता चला गया। बट औरंगजेब तक के काल में ना तो कोई लूट हुई, ना कोई फॉरेन इन्वेजन रहा, और कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड था। यहाँ पर हार्मोनी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर फॉरेन ट्रेड भी अच्छा चल रहा था। तो जो पूरा काल आपको याद रखना है, बाबर से औरंगजेब तक का रहा, वो रहा 1526 से 1707 तक का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बट जब औरंगजेब के बाद नए राजा आए, उनके बेटे बहादुर शाह, उनका असली नाम था मुजैम, पर जब वो राजा बन गए तो उन्होंने अपना ये नाम रखा। इनका कार्यकाल था 1707 से 1712, बहुत ही छोटा कार्यकाल है, करीबन 5 साल का। इस कार्यकाल में इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच तो बहुत अच्छी रही, बट ये उतने पावरफुल राजा नहीं रहे जैसे औरंगजेब रहे। इसके साथ इनको एक नया नाम भी मिला था काफी खान के द्वारा, वो था शेर ए बेकाबर। तो आपको 3 नाम याद रखने इनके, बहादुर शाह, मुजैम एंड शाह ए बेखाबर। ठीक, इसके साथ जब मैं अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो इन्होंने औरंगजेब से जो एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, उसमें उन्होंने ध्यान दिया कि सिख, बुंदेल्स, जाट एंड मराठास को साथ लेके चलो। इसमें इनको एक बहुत बड़ी हेल्प भी मिली। जब अच्छे रिलेशनशिप बने इनके सिख के साथ, तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने हेल्प किया मुगल आर्मी को और गाइड भी किया। और सिखों के जो एक रूलर थे साहू जी, इनको भी रिलीज कर दिया। इनसे गलती यहां पर ये हो गई, इन्होंने इन्हें किंग नहीं माना कि साहू जी सिखों के कोई राजा हैं। इसके बाद अगले जो राजा बने वो थे जहांगीर शाह। जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक थे। अब इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल, बहुत ही कमजोर राजा। यहां से जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी और कम होती चली जाएगी। ये जो राजा बने थे, ये बने थे जुल्फिकार खान की मदद से। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक खास बात थी कि एक इन्होंने रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम लेकर आया जिसका नाम है इजहारात सिस्टम। ये आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो राजा बने थे, ये फरेख शेयर के पापा को हरा के बने थे। ये मुगल में ही अपने भाई बहनों में लड़ाई होती रहती थी। तो मान लो एक राजा की 4 बच्चे हैं, तो एक को मार दो और फिर राजा बन जाओ। तो जहांगीर शाह के बाद फरेख शेयर, जिनके पापा को मार के वो राजा बने थे, वो यहाँ पर इनकी गद्दी संभालते हैं। तो जब फरेख शेयर यहाँ पर राजा बनते हैं, तो इनका कार्यकाल रहता है 1713 से 1719। ये बनते कैसे हैं? ये एक 2 भाई होते हैं, सैयद ब्रदर्स, उनकी मदद से बनते हैं। वो कहते हैं कि ये जो राजा है जहांगीर शाह, इसने मेरे बाप को मारा था, तो इसको मुझे मारना है और राजा की गद्दी पे बैठना है। तो वो इन 2 सैयद ब्रदर्स की मदद से राजा बन जाते हैं। सैयद ब्रदर्स कौन कौन थे? वो थे अब्दुल खान वजीर, और दूसरा नाम था हुसैन अली खान। ये इनकी जो पोस्टिंग का नाम है मीर बख्शी, मतलब अकाउंटेंट थे ये, और वजीर मतलब होता है एक पॉलिटिकल मिनिस्टर। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा कि बंदा बहादुर, जो कि सक्सेसर थे गुरु गोविंद के, उनको मार दिया और ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट दे दी किसको? ब्रिटिश को। इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में आके समझेंगे, पर आपको यहाँ पर क्या बातें याद रखनी है कि सैयद ब्रदर्स के द्वारा फारूक शेयर राजा बने। इसके बाद जो बंदा बहादुर है, वो उनको मार दिया गया, जो कि सक्सेसर थे गुरु गोविंद के, और ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दी ब्रिटिश के लिए। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। इनके बाद राजा बने मोहम्मद शाह, 1719 से 1748। कार्यकाल तो बड़ा था, बट ये एक बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थे। अगेन मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा आर्ट कल्चर में रहते थे। इनका एक नया नाम पड़ा रंगीला। इन्हें उर्दू को बहुत ज्यादा डेवलप की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। उनको लगा सैयद ब्रदर मुझे मरवा देंगे और इनका यहाँ पर रहना सही नहीं है, इनको मार डालना चाहिए। पर मारा कैसे? एक इंसान था निजाम उल मुल्क।
निजाम उल मुल्क ने क्या करा कि मोहम्मद शाह की मदद करने के लिए सैयद बदर को मार दिया, बट निजाम उल मुल्क को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। खैर, वो यहां से निजाम उल मुल्क उठ के हैदराबाद चले गए और हैदराबाद को एक एम्पायर की तरह बनाया। बट हैदराबाद पूरा का पूरा आता था मोहम्मद शाह के, मतलब चला कौन रहा है? निजाम उल मुल्क। किसके अंडर? मोहम्मद शाह। ये बात आपको याद रखनी, अगले चैप्टर में हम निजाम उल मुल्क के बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह कोई मुगल के राजा नहीं थे, ये एक इन्वेडर थे, मतलब बाहर से एक घुसपैठिए थे, और ये 1739 में आए मुगल एम्पायर के अंदर। इन्होंने बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हरा दिया और क्या करा कि सारी की सारी टेरिटरी जो आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उसे हथिया ली, मतलब वेस्ट साइड ऑफ इंडस पूरी की पूरी हथिया ली। इनके बाद इनके एक जनरल थे अहमद शाह, वो इतने एग्रेसिव थे, उन्होंने इन्वेजन करा मथुरा तक 8 टाइम्स और उसे लूट लिया। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा उसको डिफीट कर दिया बुरी तरह। तो जहां वो एक टाइम चल रहा था, एक ईरा चल रहा था जहां मराठा बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे। उनका एक सपना था कि नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये वाले एरिया भी वो कब्जा लें, उन पे राजा करें, उन पे शासन करें। वो खत्म हो गए थे मराठास के एम्बिशंस। अब इसके बाद कहानी दोबारा आ जाती है मुगल्स पे। इनके बाद एक राजा थे अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर का काल चला 1748 टू 1754। अब तक वो क्या हार चुके हैं? वो हार चुके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है वो सब हार चुके हैं। अब बाकी सब मुगल एम्पायर बचा है। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही उनके जो सक्सेसर आए आलमगीर सेकंड, वो भी अपने पीरियड में कुछ नहीं कर पाए। फिर एक आया शाह आलम सेकंड, उनका पीरियड था 1759 से 1806 तक। उनको अपने वजीर से बहुत डर लगता था मरवा देंगे। उन्होंने मदद ली नवाब ऑफ अवध की और हार गए बुरी तरह बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में। रीजन क्या था? वो बैटल थी ब्रिटिश के खिलाफ, और जब ये ब्रिटिश के खिलाफ बैटल चल रही थी तो उन्होंने ना केवल दिल्ली पे कैप्चर कर लिया पर अवध को भी कहीं ना कहीं तोड़ दिया। अवध की कहानी हम अगले चैप्टर में समझेंगे। और शाह आलम सेकंड को कहा अब आप पेंशनर हैं, मतलब आपको अब रिटायरमेंट वाली पेंशन मिला करेगी जब तक आप मर नहीं जाते, और इसी पेंशन के साथ वो मर गए। यहां तक की कहानी हो गई खत्म। अब आते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक इन्होंने रूल किया। इनसे मतलब ब्रिटिश ने कहा कि अपना बादशाह का टाइटल छोड़ दो, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तुम कोई बादशाह नहीं रहे हो। आप बात समझिए जरा, शाह आलम तक को तो बादशाह तक का कैडर मिला हुआ था और पेंशन भी मिल रही थी, पर जब सक्सेसर अकबर सेकंड आए तो उनसे बादशाह का टाइटल छीन लिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अपना एक आदमी जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, उनका पहले नाम था राम मोहन रॉय, उनको टाइटल दिया राजा का पहले, और उनसे कहा आप क्वीन के पास जाओ, ब्रिटिश सरकार के पास जाओ, उनसे बात करो मेरी पेंशन बढ़ा दे। तो जब उनकी पेंशन बढ़ जाएगी तो उनका थोड़ा आसान हो जाएगा यार दिनचर्या चलाना, अभी बहुत मुश्किल हो रही है। तो सोचिए इतना बुरा हाल था कि अकबर सेकंड में कि वो अपनी पेंशन पे ही डिपेंडेंट हो गए थे और उन्हें अपना बादशाह का टाइटल बचाना पड़ रहा था। खैर, यहां तक की हो गई कहानी खत्म। फिर एक जमाना आया बहादुर शाह सेकंड का। वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे। किस चीज में? आपको एक रिवॉल्ट का नाम बहुत सुना होगा 1857 का, जो मेरठ से शुरू हुआ था। उस रिवॉल्ट में इनको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखा गया। क्यों? क्योंकि ये बात मानी जाती थी कि मुगल एक वो पीरियड है जहां पर पूरा हिंदुस्तान एक था, पूरा कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कहीं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, कहीं टूटी हुई नहीं थी। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो सभी राजाओं ने, सभी नवाबों ने कहा कि हम बहादुर शाह को अपना राजा मानेंगे, और उनके नेतृत्व नहीं हुआ था तब, बट मिलके लड़ाई करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें भगा देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1857 का रिवॉल्ट जिसमें मंगल पांडे थे उनको दबा दिया गया। इनको बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया गया और वहां पर ही वो मर गए, और वो लास्ट मुगल एम्परर थे। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो चैप्टर होगा, अब हम ये समझेंगे जो हमने मुगल का ईरा पूरा समझा है औरंगजेब के बाद, वहां पर कई स्टेट्स बने, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, ये कैसे बने और इनमें टूटते कैसे गए, वहां पर ब्रिटिश का राज कैसे आता गया, ये होता है हमारा पार्ट 1। खत्म होने से पहले मैं एक किताब का नाम लेना चाहूंगा, ये है द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। ये किताब अपने टाइम की बेस्ट सेलिंग है 1986, और आज भी बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग है। मैं रिसेंटली इस किताब को पढ़ रहा था और मैंने एक बात नोटिस की, इस किताब में अगर फैक्टर 2 को छोड़ दें
बाकी सारी की सारी चीजें OLQ डिफाइन कर रहा है। मेरे को ये किताब बड़ी बेनिफिशियल लगी क्योंकि इसने एक नई शेप दी थी मेरी इमेज को, और अभी भी मैं इसे पढ़ रहा हूं। इसके साथ मुझे एक किताब और अच्छी लगी, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये प्योरली SSB बेस है और ये एक नॉवल फॉर्म में लिखी गई है, जिसमें एक इंसान जिन्होंने अपना पेन नेम दिया रुद्रा, वो अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो एक लड़के से ट्रांसफॉर्मेट हुए एक ऑफिसर में, और उन्हें क्या चीज डेवलप की, और उस जर्नी में उन्हें क्या क्या सीखने को मिला। तो ये पूरी कहानी है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू की। तो अगर आपको ये बुक पसंद आए, दोनों की दोनों, तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये होता है वीडियो का एंड। अगर मेरे लिए कोई मैसेज हो तो #वाशने करके आप मैसेज डालिए एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ओवर इट। जय हिंद, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।